जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर? वो तो नहीं होना चाहिए था ना। आप बताइए, अभी तक सरकार ने कौन सा एथिकली काम किया? डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो जो काम करना है सरकार ने कर रहे हैं, अभी तक किया है। आप 543 MP, उसमें 1/3 181, इतना हिम्मत है यहाँ पे जितना MPs बैठे हैं उनको पुरुष जितने हैं, आप बोलो उसको छोड़ दो और 181 लड़की को लाए तो सैक्रिफाइस समझ में आएगा। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है सदन से, देश से, नारी शक्ति का बात मत करो। नारी को देवी बनाना, दुर्गा बनाना, काली बनाना मत करो। नारी को इंसान समझो, इंसानियत दिखा, उससे काफी है। इतना ऊपर रखने का कोई जरूरत है नहीं। अगर वही है तो फिर आप ये करो ना, आपका MP पुरुष, तो मतलब क्या आप 543 हक आपका रख रहे हो, फिर भी नारी के बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो एम्पावरमेंट कर रहे हो। क्या है? आप कौन होते हैं एम्पावर करने के लिए? आपके आधा MP तो रेप केस में है, आधा MP डाउरी केस में है, आधा MP तो इसमें कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आपके मुंह से नारी किसी पे आरोप लगाना है देते, तो आपको किसी पे आरोप लगाना तो लिख करके पहले से देंगे। ठीक है सर, जो नाम है वो सिर्फ बता दीजिए लिस्ट पे। आप मुझे बताइए 2047 में क्या विकास होगा, उसका बात अभी आप कर रहे हो। 47 में यहाँ पे आधा लोग जिएंगे नहीं, लेकिन 2011 में जो सेंसस हुआ है उसका काम अभी तक चल रहा है। तो 2047 तो अगला जिंदगी देखेंगे। आप लोग का एक भी काम सही नहीं है, एक भी बात सच नहीं है। आप पॉपुलेशन का हिसाब से करें। मैं भी चाहती हूँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक MP आए, लड़की आए, उसके साथ काम करेंगे, ये सच है। ममता बनर्जी एक है जो CM है, अपने बलबूते पे CM बने, कोई दिल्ली का CM जैसे बने नहीं। तो वो और 37% ऑलरेडी कोई लॉ का जरूरत नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं हुआ, कोई बिल का जरूरत नहीं हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं ममता बनर्जी की वजह से, क्योंकि वो बात नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, सिर्फ करके दिखाते हैं, जो बीजेपी वाला नहीं करके दिखाते, सिर्फ इलेक्शन जीतने का तरीका है। लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़ के, वार इतना इम्पोर्टेंट इशू था, तब भी आप ये सेशन नहीं किया, इतना इम्पोर्टेंट इशू में, फिर भी अभी किया है। क्योंकि DMK हम लोग का आसाम को सब आना पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा इलेक्शन का। फिर भी मैं यहाँ पे बोलकर जाती हूँ, बीजेपी फिर भी वेस्ट बंगाल में हारेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज यहाँ पर TMC की एक संसद सदस्य ने कहा इक्वालिटी इज बाय बर्थ। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पुरुष और स्त्री को एक समान तो ईश्वर ने ही बनाकर भेजा है। पर उन्होंने ये भी कहा कि इक्वालिटी कैन नॉट बी गिवन बाय पॉलिटिकल एक्सरसाइज। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। महिला आरक्षण की आवश्यकता क्या है, ये मैं कुछ आंकड़े देकर इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगी। आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में, खास करके महिलाएं जो भारत की बेटियां हैं, वो अपना परचम लहरा रही हैं। वो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाएं तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया, तो वहां पर 27.6% है। मैं तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सदन में उन सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने 27 बरस पुराना
विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत बनाया, उसको पारित करा। और महोदया, मुझे अचंबा है कि मेरे विपक्ष के साथी जिन्होंने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित तो कर दिया, उसे कानून तो बना दिया, आज वो इसे 2029 में लागू करने के लिए अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों अपने हाथ खींच रहे हैं? कल मैंने एक वीडियो देखी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जारी करी थी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूं, ये जो संशोधन आया है, ये वचन पूर्ति के लिए आया है। इस पूरे सदन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, इस देश की मातृ शक्ति से ये वचन करा था कि हम इस कानून को 2029 से ही लागू कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव। मैंने याद कराना चाहती हूँ, पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है। ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। और महोदया, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। दल और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर, इस सदन की जिम्मेदारी है कि हम इस संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें। विपक्ष के कुछ साथियों ने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स रखे हैं, कुछ ऐसे कटाक्ष रखे हैं, जिन्हें मैं यहां बहुत विनम्रता से उनका जवाब देना चाहूंगी, उन संशयों का। और ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उन पर उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा। माननीय उपनेता सदन ने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूं कि 40 बरस से इस देश की बेटियां प्रतीक्षा कर रही थी नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। मैं फिर पूछना चाहती हूं, बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा, टाइमिंग की बात करी, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी। मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? और रही बात इलेक्शन की, महोदय, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर ये है कि यहां तो चुनाव हमेशा रहते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूं। मुझे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए एज अ सांसद। जून में 2 साल में कंप्लीट करूंगी, लेकिन बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें योगदान करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए चुनाव तो यहां चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव बहाना नहीं बन सकता हमारे देश की मातृशक्ति का हक मारने के लिए।